So, hello everyone, I am Kumar Sani. Now I am going to teach रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स जो है कि आपका बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, जिसके कॉन्सेप्ट्स में बच्चों को बहुत सारे डाउट रहते हैं। आज हम उन सभी डाउटों को यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो आप देखते हैं कि जो रे ऑप्टिक्स का है, इसको आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। तो क्लास 10th में इसके जो बेसिक पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। उसको हम लोग जो है कि एक शॉर्ट रिव्यू करेंगे, जिससे कि ऐसा ना लगे कि हम लोग ये चीज़ें छोड़ दिया और ये चीज़ें रह गई। तो इसलिए हम लोग जो है कि जो बेसिक 10th वाला पार्ट है उसको भी कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, रे ऑप्टिक्स, रे एंड ऑप्टिक्स। रे का मतलब होता है लाइट रे। जो भी लाइट्स आ रही है किसी भी सोर्स से, तो उसको हम लोग रे बोल रहे हैं। और रे का मतलब होता है कि कोई भी रे जो होता है वो स्ट्रेट होता है। रे हमेशा स्ट्रेट होता है। और रे की बात करें तो जब स्ट्रेट है तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। तो रे का मतलब यहाँ से है। ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स क्या होते हैं? कुछ ऑप्टिकल डिवाइसेस होती हैं। जैसे आप लेंस की बात करते हैं, मिरर की बात करते हैं, प्रिज्म की बात करते हैं, तो ये सब क्या है? ऑप्टिकल डिवाइसेस। अब इन ऑप्टिकल डिवाइसों को यूज करते हुए, इन रे का हेल्प लेते हुए हम बहुत सारे थ्योरी और फिनोमिना को एक्सप्लेन कर पाते हैं, जिस वजह से इस चैप्टर का नाम पड़ता है रे ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स में कुछ एजम्पशंस हैं। जैसे कि हमने देखा कि रे हमेशा कैसी जाती हैं? स्ट्रेट लाइन में जाती हैं। अगर हम कोई एक रे खींचते हैं ऐसे, तो ये एक रे है और ये एक रे आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। अब देखना कि रे ऑप्टिक्स में जो एजम्पशंस माना गया कि लाइट जो है ये पार्टिकल नेचर की है। लाइट को एज अ पार्टिकल नेचर मानते हुए इनके जो फिनोमिना हैं उनको एक्सप्लेन किया गया। तो जब लाइट को पार्टिकल नेचर माना गया तो ये कहा गया कि जो लाइट्स आ रही हैं इनमें छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स हैं। उन स्मॉल पार्टिकल्स को टीनी पार्टिकल्स बोला गया। और वो जो टीनी पार्टिकल्स हैं उनको कॉर्पस्कल बोला गया, कॉर्पस्कल। अब इस कॉर्पस्कल को मानते हुए जिस थ्योरी के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया गया उसको बोला गया कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी जब आई यहाँ पे, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि लाइट पार्टिकल नेचर है, लाइट के अंदर छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स हैं और लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और लाइट की स्पीड जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब देखेंगे कि लाइट को जब डिफाइन किया गया तो लाइट, जैसे कि हम लोग पिछले चैप्टर्स में पढ़े हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है EMW, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि लाइट एक जो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट के हर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जैसे आपके लाइट के विजुअल रेज हैं, नॉन विजुअल रेज हैं, इंफ्रारेड हैं, ये सब क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब देखना, लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। लाइट नॉन मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब जब लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इनकी जो वेव लेंथ है वो वेरी करती है, क्योंकि लाइट में 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कलर्स होते हैं। और हर कलर्स के वेव लेंथ क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। उसके अलावा लाइट में अलग अलग पार्ट हैं, इंफ्रारेड है, विजुअल रेज हैं, नॉन विजुअल रेज हैं। ये सभी के जो वेवलेंथ हैं इनका अलग अलग होता है, वेरी करता है। जिसका वेवलेंथ जो है आपका 4000 एंगस्ट्रॉन से 7500 एंगस्ट्रॉन तक जो है वेरी करता है। तो ये जो कंसेप्ट है इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। वेव नेचर को मानते हुए जब हम अदर फिनोमिनाज को हम एक्सप्लेन करेंगे तो उसको पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में, जो इसका दूसरा चैप्टर है। तो लाइट का जो रे ऑप्टिक्स में जो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे उसमें क्या है कि रे ऑप्टिक्स में जो लाइट को कंसीडर किया गया है एज अ पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर क्या होता है वो अभी देखें हम लोग। और ये लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन करती है। दूसरा, इसका जो स्पीड होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होते हैं। ये कुछ एजम्पशंस हैं जिनको मान करके कुछ फिनोमिना को हम लोग एक्सप्लेन कर पाए। अब देखना कि कौन कौन सी फिनोमिना होती हैं जो ऑप्टिक्स में पढ़ी जाएंगी और उसको प्रूफ किया जाएगा। तो सबसे पहले जो फिनोमिना है आपका रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एक फिनोमिना है। दूसरा जो फिनोमिना है ये है रिफ्रैक्शन। तीसरा जो फिनोमिना है ये है इंटरफेरेंस। चौथा जो फिनोमिना है वो है डिफ्रैक्शन। और पांचवा जो फिनोमिना है वो है पोलराइजेशन। अब जो रे ऑप्टिक्स में जब हम लोगों ने एज अ पार्टिकल नेचर माना हुआ है तो यहाँ पे केवल 2 ही फिनोमिना एक्सप्लेन हो पाएंगे। ओनली 2 फिनोमिना एक्सप्लेन हो पाएंगे। कौन से चैप्टर में? रे ऑप्टिक्स में। क्योंकि रे ऑप्टिक्स जो है पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है।
पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है। अब बात आती है कि जब ये इंटरफियरेंस भी है, डिफ्रैक्शन भी है, पोलराइजेशन भी है, तो ये सब फिनोमिना इस पार्टिकल नेचर के हेल्प से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। फिर उन्होंने एक साइंटिस्ट आए जो हाइजेंस हैं, हाइजेंस ने बताया कि लाइट जो है वेव नेचर की है, लाइट वेव नेचर की है। तो जब वेव नेचर माना गया तो बाकी के ये सब फिनोमिना एक्सप्लेन किए गए और ये भी एक्सप्लेन किए गए। तो टोटल फिनोमिना जो है कि जब वेव ऑप्टिक्स हमने माना एज ए वेव नेचर, तो वेव नेचर मानते हुए सभी के सभी फिनोमिना को सक्सेसफुली जो है एक्सप्लेन किया जा पाया। तो अब इन फिनोमिना में हम लोगों ने देखा केवल हमें अब 2 फिनोमिना को पढ़ने हैं, एक आपके रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन। अब बात ये आ रही है कि रे ऑप्टिक्स में रेज के बारे में बात होगी, ऑप्टिकल डिवाइसेस के बारे में बात होंगी। अब ये जो है कि जो फिनोमिना को एक्सप्लेन किया गया, तो एक्सप्लेन करने के लिए हमको जो है कि कुछ लॉज को यूज करना पड़ा। कुछ इनमें लॉज हैं, जैसे आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अलग है। रिफ्लेक्शन की जब बात करेंगे तो ये अपनी लॉ पे काम करेगा, रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो ये अपने लॉ पे काम करेगा। तो इनके लॉज जो हैं हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फर्स्ट फिनोमिना की, रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन होता क्या है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपने कोई बॉल या कोई भी चीज़ आप फेंक रहे हैं, तो दीवार जो है एक सॉलिड बॉडी है। जैसे बॉल आएगी तो इससे टकराएगी और टकराने के बाद अगर उसकी इलास्टिसिटी है उसमें, तो वो क्या करेगी, बाउंस बैक होगी। बाउंस बैक होकर के जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में वापस जाएगी, ट्रांसमिट नहीं होगी। अब देखना इसी तरह से सेम जब लाइट रे आती है, तो लाइट रे जब आएगी, जैसे मान लो लाइट रे बल्ब से आ रही है, तो बल्ब से जो लाइट रे आ रही है इस सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद वो सेम मीडियम में बाउंस बैक भी हो रही है। तो अब बात करते हैं अगर रिफ्लेक्शन है क्या, तो रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक फिनोमिना आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी जो बाउंसिंग बैक फिनोमिना है, जब किसी भी सरफेस से टकराता है तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है सेम मीडियम में। अब देखना पहली बात कि अब ये जो जिस सरफेस से स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे जैसे मान लिया कोई इंसिडेंट रे आई, ये आपका इंसिडेंट रे है। तो इस इंसिडेंट रे के जिस पॉइंट पे ये स्ट्राइक कर रहा है, उसी पॉइंट पे इस सरफेस से हम एक नॉर्मल बनाएंगे, तो ये नॉर्मल हो गया और यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब यहाँ पे जब लॉ देखेंगे अभी, तो जिस एंगल से ये आ रही है उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये जो है फर्स्ट लॉ है। अब देखना बात ये आ रही है कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस के नेचर पे भी डिपेंड करेगा। ये सरफेस जो है 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो जो इंसिडेंट रे आई, तो या तो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगी, या तो लाइट को ट्रांसमिट कर देगी, या तो लाइट को एब्जॉर्ब कर देगी। अगर लाइट को ट्रांसमिट कर रही है तो वो अलग तरह के सरफेस हो गए, अगर लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रही है तो वो अलग तरह के सरफेस हो गए। और वो कौन से सरफेस होते हैं, कौन सी बॉडी होती है? ब्लैक बॉडी का नाम सुना होगा, ब्लैक बॉडी। वो क्या करती है, लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, अब देखना, तो जो लाइट को ट्रांसमिट कर रही है उसको ट्रांसमिटिव सरफेस बोलते हैं, जो लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रही है उसको एब्जॉर्बिव सरफेस बोलते हैं, जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रही है उसको रिफ्लेक्टिव सरफेस बोलते हैं। अब रिफ्लेक्टिव सरफेस हमें चाहिए, हमें कैसा सरफेस चाहिए रिफ्लेक्शन के लिए? रिफ्लेक्टिव सरफेस, ना तो ट्रांसमिट करे और ना ही एब्जॉर्ब करे। तो इन रिफ्लेक्टिव सरफेस को बनाने के लिए हमें एक साइड पॉलिश करना होता है। एक साइड क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, जिसके वजह से लाइट जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब लाइट आई है एयर से या वैक्यूम से, आप जो मान सकें, सेम उसी मीडियम में लाइट जो है वापस चली गई है, एयर में से आई और एयर में ही चली गई। तो जितनी स्पीड यहाँ पे थी उतनी स्पीड यहाँ रहेगी या कम होगी? सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में ये बाउंस बैक हुई है, तो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट जो है आपकी सेम रहेगी। दूसरी क्या सेम रहेगी? क्योंकि ये जिस सोर्स से लाइट आ रही है वही सोर्स की ये रिफ्लेक्टेड रे भी है, यानी सेम सोर्स की बात हो रही है, तो इसकी और क्या सेम रहेगी? फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी। जब स्पीड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो क्या वेवलेंथ चेंज होगी क्या इसकी? फिर वेवलेंथ भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि जो लाइट आ रही है उस लाइट की वेवलेंथ भी सेम रहेगी, क्योंकि हम जानते हैं C इज इक्वल टू न्यू लेमडा। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट, तो लेमडा भी कांस्टेंट। तो हमने देखा कि रिफ्लेक्शन होता कैसे? आपने इंसिडेंट रे आई, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है,
यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद नॉर्मल से जितने एंगल पे आया उतने एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो गया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट, आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट मेजर कहाँ से किया जाता है? ऐसा नहीं है कि हम इधर से मेजर करना शुरू कर देंगे, हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल से मेजर किए जाते हैं। एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड एंगल। तो ये तो आपके रिफ्लेक्शन हो गए। मान लिया इस तरह से कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन जो होती है वो क्या कहलाती है? नॉर्मल। आप इसको प्रिंसिपल एक्सिस भी यूज कर सकते हैं क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे। तो देखना, अगर मान लिया कोई लाइट रे, इंसिडेंट रे ऐसे, एंगल कहाँ से मेजर करेंगे? इस नॉर्मल से। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ, जितने एंगल पे आई है उतने एंगल पे ये लाइट रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी और एंगल आर यहाँ पे दिखा देंगे। तो ये इंसिडेंट रे के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो इस तरह से रिफ्लेक्शन होता है। अब बात ये करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए जिस लॉ को यूज किया गया उसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये दो लॉ हैं। सबसे पहला लॉ ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट दोनों बराबर होने चाहिए। ये है आपका फर्स्ट लॉ, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तीसरी चीज़ ये है कि जो ये इंसिडेंट रे आ रही है और ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, तीनों ही सेम प्लेन में होने चाहिए। अब देखना, ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड पूरा एक ही तो प्लेन है। अगर इसको हम x मानते हैं और इसको हम y मानते हैं तो ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन है तो क्या ये ऐसा तो नहीं है लाइट रे ऐसे हम भेज रहे हैं, ऐसे करेंगे तो दूसरा प्लेन हो जाएगा। तो ये तीनों सेम प्लेन में होने चाहिए, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल आर लाई ऑन द सेम प्लेन। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा इस पर स्पेसेस नहीं दे रहे हैं। अब आप देखेंगे कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उनको हम बोलते हैं मिरर। यहाँ पे हम मिरर की बात करेंगे जिसमें हम रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को देखेंगे। अब ये मिरर जो होते हैं इसमें एक साइड क्या होता है? पॉलिश्ड होता है। तो दो तरह के, वैसे दो तरह के मिरर होते हैं। एक होता है आपका प्लेन मिरर, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये क्या है? ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर। इस साइड पे पॉलिश्ड किया गया है तो लाइट जो है इस साइड से आएगी, लेफ्ट साइड से, लाइट लेफ्ट साइड से आएगी। दूसरा जो मिरर होता है वो होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो होता है इसके दो सब पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि बल्जिंग इनवर्ड होता है, इस तरह का शेप। जैसे आप स्पून लें तो स्पून को अगर ऐसे देखें तो इसका जो सीधा अगर देख रहे हैं जैसे हम यूज करते हैं तो इसका जो पार्ट है अंदर, जो पार्ट है वो अंदर दबा हुआ है, यानी बल्जिंग इनवर्ड है। अगर उसको उल्टा कर दें तो बल्जिंग आउटवर्ड हो जाएगा, और बल्जिंग आउटवर्ड को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स, और बल्जिंग इनवर्ड को हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव। अब यहाँ पे ये कॉनकेव का शेप है तो कॉनकेव मिरर है। लाइट रे हम इधर से ले रहे हैं, यहाँ पे बल्जिंग आउटवर्ड का केस है तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, लाइट इधर से आ रही है। तो आपके दो तरह के यहाँ पे मिरर्स हैं, फर्स्ट प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर। अब ये जो कॉनकेव मिरर है ये कन्वर्जिंग मिरर होता है, लाइट्स को क्या करता है? एक जगह कन्वर्ज कर देता है। दूसरा ये आपका डाइवर्जिंग मिरर है, ये लाइट्स को क्या करेगा? डाइवर्ज कर देता है। अब आप देखते होंगे कि जो ये कॉनकेव मिरर है इसका यूज कहाँ पे होता है? कॉनकेव मिरर का अगर यूज की बात करें कॉनकेव मिरर का, तो सबसे पहले आपने कॉनकेव मिरर टॉर्च देखा होगा। टॉर्च सभी ने जलाया है। तो टॉर्च में एक बीच में बल्ब होता है छोटा सा, और इसके साइड में एक कटोरी होती है। कटोरी कैसा होता है? इस तरह का होता है। या आप गाड़ी के हेडलाइट जो देखते हैं तो गाड़ी के जो हेडलाइट है उसमें भी ये क्या होता है? कटोरी होती है। वो कटोरी का जो काम होता है वो कॉनकेव करने का काम होता है। उसका काम ये होता है कि जो भी लाइट जो लगी होती है वो आप मान सकते हैं वो फोकस पे है, तो फोकस से जितनी भी लाइटें निकलेंगी वो पैरेलल हो जाती हैं। तो आप देखते हैं हेडलाइट कैसे जाती है? बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, क्योंकि उसको हम ऐसा सेट करते हैं कि वो फोकस पे आए। फोकस पे जितनी लाइटें निकलेंगी वो क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाती हैं, इसलिए वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करती है। दूसरा, ये जो डेंटिस्ट वगैरह होते हैं, डेंटिस्ट वो जो है इस चीज़ को यूज करते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं डेंटिस्ट, वो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। अब बात ये आ रही है कि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका यूज कहाँ पे होता है? कॉन्वेक्स मिरर, तो जितने भी साइड व्यू मिरर्स हैं जो गाड़ियों में साइड व्यू मिरर्स लगे होते हैं उसमें कॉन्वेक्स मिरर ही होता है। तो ये साइड व्यू मिरर में इनका यूज होता है। तो अब ये जो दूर की चीज़ें हैं
जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको पास ला करके और छोटा दिखाता है। जैसे अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आप साइड भी मिरर में पीछे की गाड़ी देख रहे हो, वो होगी अगर 1 किलोमीटर, तो तुम्हारे मिरर में ऐसा लगेगा हमारे जस्ट 400 मीटर पीछे गाड़ी है। तो वो क्या करता है, पास में ला देता है। तो आप पास में ला देता है तो आप सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए आप जल्दी से उसको साइड पहले ही दे दोगे, ताकि वो जैसे मान लो बिल्कुल पास में आ गया तो ऐसे लगेगा कि एकदम बिल्कुल टकराई गई, और थोड़ा दूर है तब भी हमें बहुत पास में दिखाता है। तो इसीलिए उस पर क्या लिखा रहता है हर साइड में मिरर पे कि ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर, यानी ऑब्जेक्ट जहाँ पे है उससे पास मिला करके हम दिखाने का काम करते हैं। तो ये जो है इसमें बेसिक जो टॉपिक्स हैं इनको हम जो है कवर कर रहे हैं। तो जो है कि अब हम लोग जो है इसके बाद कुछ, तो जैसा कि आप सभी लोगों ने रे डायग्राम्स के क्या रूल्स होते हैं और रे डायग्राम्स अलग अलग सिचुएशन में कैसे बनता है, ये सब 10th में बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है। टेबल बना करके सभी को एक साथ केसेस बना करके बच्चों वाली जैसे जैसे आपने पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से याद भी किया होगा। उस चीज़ को शॉर्ट रिव्यू करेंगे बस जस्ट 2 मिनट में। तो आपने देखा है कि रिफ्लेक्शंस होता क्या है और रिफ्लेक्शंस के जो लॉ हैं वो क्या होते थे। अब हम ये देखेंगे कि जो रे डायग्राम हम बनाते हैं, जो इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, उसका कुछ रूल, उसको बनाने के लिए ये 4 रूल हैं। ये दोनों ही मिरर में, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, ये रूल सभी में लगा लेते हैं। सबसे फर्स्ट रूल ये है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो आपके फोकस से पास करेगी। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फोकस से पास करेगी। फर्स्ट रूल है कि लाइन पास, लाइन आप कैसे ऐसे कह सकते हैं, अ पैरेलल लाइन पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर इसी का उल्टा करते हैं कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पास कर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये आपका पोल होता है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो सेंटर से भी पास कर रही है और फोकस से भी पास कर रही है और पोल से भी पास कर रही है, जो लाइन ज्वाइनिंग कर रहे हैं इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे। अब आप देखेंगे कि जो फर्स्ट रूल है ये है और सेकंड रूल जस्ट इसी का उल्टा है, अपोजिट है। तीसरा रूल ये है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर से पास करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करती है, तो ये एक नॉर्मल के जैसा होता है। सेंटर से जब किसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को मिलाते हैं तो वो एक नॉर्मल के जैसा काम करता है, ये नॉर्मल ही होता है। तो नॉर्मल के अलोंग आप ये याद रखना कि जो भी लाइट रे आएगी वो उसी के अलोंग जो है रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी। तो सेंटर से अगर कोई लाइट रे आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम पाथ पे विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी। चौथा रूल ये है कि अगर कोई लाइट रे पोल पे आ रही है एट एनी एंगल आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट प्रिंसिपल एक्सिस से अगर आई बना रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ही क्यों मेजर कर रहे हैं कि ये भी जो है आपके सेंटर से पास कर रहा है, सेंटर से और पोल को ज्वाइन कर रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये नॉर्मल भी है। तो नॉर्मल से ही हम एंगल को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो देखना कि जितने एंगल पे आएगी उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी। और ये 4 रूल हैं आपके। इन चारों रूल्स को यूज करके हम लोग बनाएंगे यहाँ पे रे डायग्राम। तो रे डायग्राम में एक बार कॉनकेव मिरर के लिए बात करेंगे और एक बार हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए बात करेंगे। तो देखेंगे कि कॉनकेव मिरर में 6 केसेस हैं। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो, तो यहाँ पे इनफाइनाइट पे ये आपका कोई ए बी ऑब्जेक्ट है जिसमें 2 रूल लगाएंगे। रूल क्या है रे डायग्राम बनाने के लिए, कोई भी 2 रूल लगा दीजिए इन चारों में से। जहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा वहीं पे इमेज बन जाएगा। और कोई भी 2 रूल लगाएंगे, इंटरसेक्शन एक बार जहाँ आया है वहीं बार बार आएगा, कोई भी रूल लगा देना। अब आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट पे हम देखने तो जा नहीं रहे हैं ऑब्जेक्ट ऊपर है या नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हमने आधा ऊपर आधा नीचे मान लिया। ऊपर भी मान सकते हैं, तब भी वो जो है कि जहाँ बनना है इमेज वही बनेगा। अब देखिए हमने 2 रूल लगाया, पैरेलल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन आई इंसिडेंट रे, यहाँ पे भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई इंसिडेंट रे। ये सभी के सभी जो लाइटें हैं ये कहाँ से पास करी, फोकस से। ये भी कहाँ से पास करी, फोकस से। दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वहाँ पे इसका इमेज बन गया। अब जो इमेज है, ये इमेज इस मिरर से अगर इधर ही बनता है तो इधर जो इमेज बनेगा वो होता है रियल, और इसके अगर पीछे बनता है तो वो होता है वर्चुअल। आप मिरर जो देखते हैं, प्लेन मिरर में अपना चेहरा देखते हैं, तो हमारा जो चेहरा है वो पीछे बनता है। तो पीछे क्या हम उसको टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो वो जो टच नहीं कर सकते हैं उसको, तो हम क्या उसको जो है कि वर्चुअल मानते हैं। तो पीछे वर्चुअल और इधर रियल। अब देखना ये इधर ही है, तो इसका मतलब कैसा इमेज बनेगा, रियल।
रियल बनेगा और रियल के साथ इन्वर्टेड बनता है। हमेशा याद रखना है कि रियल के साथ कैसा होगा, इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। दूसरा, लोकेशन कहाँ पे होगा इसका, तो लोकेशन होगा एट फोकस पे। कहाँ पे वो इमेज बनेगा, फोकस पे। और साइज की बात करते हैं, ये तो हो गया आपका इसके नेचर की, नेचर, और ये हो गया लोकेशन, और ये हो गया साइज। साइज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। इसका जो साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड होगा, फोकस पे बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अब ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी से थोड़ा सा पास में लाया, सेंटर के आसपास। तो अब ये सेंटर है और ये फोकस है, जितना डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है उतना ही डिस्टेंस पोल और फोकस के बीच में होता है। तो जब ऑब्जेक्ट अपना सेंटर के आसपास में आया तो यहाँ से हमने दो रूल लगाया, पैरेलल एक्सिस को पास कराया, पासिंग थ्रू फोकस। दूसरा रूल हमने इसको फोकस से पास करा दिया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो गई। जहाँ पे इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन हुआ वहाँ पे इमेज कैसा बना, इन्वर्टेड। अब ये इधर ही बना है लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे भी आपका नेचर कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इसका साइज कैसा रहेगा, तो स्मॉलर होगा, स्मॉलर। ऑब्जेक्ट से ये क्या रहेगा, छोटा रहेगा। इसका अगर लोकेशन की बात करें या पोजीशन की बात करें तो कहाँ पे होगा, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर और फोकस के बीच में होगा। तीसरा केस, जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे ही आ जाएगा तो सेंटर पे जब पैरेलल लाइन यहाँ से पास कराएंगे फोकस से पास करेगा, फिर इसको फोकस से पास कराएंगे पैरेलल हो जाएगा। जो इंटरसेक्शन है ये इसी के जस्ट नीचे बन रहा है। तो आपका जो नेचर है कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। जो साइज होगा, साइज कैसा होगा, सेम साइज होगा, सेम साइज। और इसका जो पोजीशन की बात करें या लोकेशन की बात करें, दोनों एक ही बात है। पोजीशन की बात करें तो वो कहाँ पे होगा, एट सेंटर, एट सेंटर। चौथे केस में जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर और फोकस के बीच में आ जाए, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, तो यहाँ से पैरेलल लाइन पास कराया, फोकस से पास किया, फोकस से निकला। और इसका दूसरा रूल जो है फोकस से पास करा दिया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो गया और जहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन हुआ वहाँ पे इमेज बना। तो यहाँ पे इमेज कहाँ पे बन रहा है, बियॉन्ड द सी। तो पोजीशन में क्या आ जाएगा इसका, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। अब इसके नेचर की बात करें तो यहाँ पे इन्वर्टेड है तो रियल है। ये याद रखने का ट्रिक है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर साइज की बात करें तो ऑब्जेक्ट देखिए छोटा है और इमेज कैसा है, बड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एनलार्ज बनेगा, एनलार्ज। एनलार्ज का मतलब बड़ा बनेगा। पांचवें केस में आप देखेंगे जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल फोकस पे ही आ जाए, ऑब्जेक्ट फोकस पे आ रहा है, तो जब हमने रूल लगाया पैरेलल लाइन तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास कर गया। दूसरा रूल हमने पोल पे लगाया, जितने एंगल पे आया उतने एंगल पे ये रिफ्लेक्टेड बैक हो गया। ये दोनों लाइन देख रहे हैं पैरेलल जा रही है, कहीं पे मिल नहीं रही है। इसका मतलब वो कहाँ पे जाके मिलेंगे, इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट पे जब इमेज बनेगा तो उसका साइज जो है, उसका जो हाइट होगा बहुत बड़ा होगा। तो इसका नेचर की बात करें तो रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। अगर साइज की बात करें तो हाईली एनलार्ज होगा, हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज इमेज बनेगा। और अगर इसके आपके पोजीशन की बात करें तो पोजीशन एट इन्फिनिटी पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, एट इन्फिनिटी पे। लास्ट केस है कॉनकेव मिरर के लिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने बताया था कॉनकेव मिरर जो है आपका कन्वर्जिंग मिरर होता है। तो सभी की सभी लाइटें जो आ रही हैं वो कहाँ पे कन्वर्ज हो रही हैं, फोकस पे, इसलिए ये कन्वर्जिंग मिरर होता है। अब जब ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस पे आ गया तो आप जब देखेंगे यहाँ पे दो रूल लगाएंगे, एक यहाँ से पैरेलल लाइन पास कराएंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास कर गया। दूसरा जो है कि इस लाइट को पोल पे स्ट्राइक करेंगे तो जितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ उतने एंगल पे इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इधर तो लाइनें डाइवर्ज होती जा रही हैं तो इधर तो मिलने का कोई चांस नहीं है। अब ये लाइटें जब एक्सटेंड करेंगे तो पीछे कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, तो इसलिए इसका जो इमेज बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, इसका इमेज यहाँ पे बनेगा। तो आप देख रहे हैं पीछे इमेज बन रहा है, पीछे इमेज बन रहा है तो कैसा बनेगा, नेचर इसका कैसा होगा, वर्चुअल, वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ इरेक्ट आता है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। इसकी अगर साइज की बात करें तो साइज जो है ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बन रहा है, साइज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, तो इसका मतलब ये एनलार्ज इमेज बनेगा। अगर इसके पोजीशन की बात करें तो पोजीशन क्या होगा, बियॉन्ड, बिहाइंड मिरर, नॉट बियॉन्ड, बिहाइंड द मिरर। तो मिरर के पीछे इसका इमेज बनेगा। तो ये तो 6 केसेस हुए आपके कॉनकेव मिरर के। अब ये चीज़ इसमें देखना कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था तो इमेज हाईली डिमिनिश्ड बन रहा था। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पोल के साइड में, इमेज शिफ्ट हो रहा है इन्फिनिटी के साइड में। तो ऑब्जेक्ट जो है अपनी साइज को यहाँ पे रिड्यूस करते जा रहा है और इमेज अपने साइज को एक्सपेंड करते जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर तो इमेज बहुत छोटा, ऑब्जेक्ट जब बहुत पास
तो इमेज बहुत बड़ा। इस तरह के इसमें केसेस बन रही हैं। अब फोकस तक ये चीज़ें चल रही हैं। फोकस तक जो है कि इमेज की साइज बढ़ती जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। लेकिन फोकस और पोल के बीच में जैसे ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसका नेचर ही बदल जा रहा है। नेचर में पहले रियल एंड इन्वर्टेड आ रहा था, 5 केस में रियल एंड इन्वर्टेड आया है। 6ठे केस में जैसे फोकस और पोल के बीच में आया है, इसका वर्चुअल हो गया है नेचर, यानी पीछे बनने लगा है। अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये रूल की आप देखेंगे तो 2 ही केस आते हैं इसमें, जब एक बार ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, क्योंकि इसका सेंटर भी इधर, इसका फोकस भी इधर, तो 2 ही केस आते हैं। एक तो इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट, तो जब इन्फिनिटी पे होगा तो पैरेलल लाइन, 2 रूल हम लगाएंगे यहाँ पे, 2 रूल लगाएंगे। पैरेलल लाइन पास किया तो ये फोकस पे मीट करने की कोशिश करेगा, जाएगा नहीं वहाँ पे। ऐसा लगेगा कि लाइटें यहाँ से आ रही है, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर के डाइवर्ज जाएगा, ये वाली लाइटें यहाँ से डाइवर्ज जाएंगी। इनको जब पीछे करेंगे तो ये कहीं पे मीट करेंगे और वो फोकस पे ही करेंगे। फोकस पे करेंगे तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। फोकस पे बनेगा तो कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा, क्योंकि ये पीछे बन रहा है। तो इसका नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब कैसा, कितना साइज होगा इसका? तो हाईली डिमिनिश्ड होगा। कैसा होगा? हाईली डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड। और पोजीशन एट फोकस, फोकस पे बनेगा। सेकंड केस, जब ऑब्जेक्ट आपके नियर टू पोल होगा, नियर टू पोल होगा तो आप देख रहे हो कि जब इसका 2 रूल लगाएंगे, पैरेलल लाइन पास कराया, फोकस पे मिलने की चेष्टा करेगा लेकिन जाएगा नहीं। फिर यहाँ से ये क्या करेगा? डाइवर्ज हो जाएगा। ये डाइवर्ज हो गया। दूसरा रूल हमने पोल वाला लगाया, पोल पे जितने एंगल पे इंसिडेंट रे आई उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्टेड बैक हो गई। इधर तो कहीं मिलने की कोई चांसेस नहीं है। इसको हमने एक्सटेंड किया, पीछे जाकर के ये इंटरसेक्ट हो गया। यहाँ पे इसका इमेज बन गया, इमेज बना, वो ऑब्जेक्ट से छोटा बना। तो यहाँ पे जो है आपका नेचर कैसा हुआ? क्योंकि इधर बना है तो नेचर हुआ वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज कैसा बना? स्मॉलर, स्मॉलर। और इसका पोजीशन कहाँ पे हो गया? बिटवीन P एंड F। तो ये आपके 6 केस इसके और 4 केस इसके थे यहाँ पे। और इसके बाद जो है कि मिरर के जो केसेस थे, जो रूल्स थे, जो रे डायग्राम का फॉर्मेशन था, वो सब चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ये सब जो है ग्राफिकल मेथड है। ये क्या है? ग्राफिकल मेथड टू फाइंड द लोकेशन, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एनालिटिकल फार्मूले की, कि आप एनालिटिकली इन चीज़ों को कैसे प्रूफ करोगे कि ये ऑब्जेक्ट यहीं पे बन रहा है, ये वर्चुअल बन रहा है, ये रियल बन रहा है। पूरा का पूरा हम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे यहाँ पे कि कैसे इस चीज़ों को बना रहे हैं। तो ये हुआ कौन सा मेथड? ग्राफिकल मेथड। और हम अब देखेंगे एनालिटिकल मेथड। तो जो है कि हम देखते हैं एनालिटिकल मेथड। तो जो है कि अभी हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड देख लिया कि रे डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, इमेज का क्या लोकेशन होता है, क्या पोजीशन होता है, क्या नेचर होता है। उन सबको जो है अकॉर्डिंग टू 4 रूल्स फॉर रे डायग्राम हम लोगों ने बनाया और देखा। अब हम लोग देखेंगे कि मिरर फार्मूला क्या होता है। ये जो एनालिटिकली चीज़ों को हम सॉल्व करते हैं कि एग्जैक्टली उसका लोकेशन कहाँ पे है, कितना उसका हाइट है, क्या उसका साइज है, क्या नेचर है, उसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ हम एनालिटिकल फार्मूले की बात करेंगे। जैसे फर्स्ट जो फार्मूला है वो है मिरर फार्मूला। अब ये मिरर फार्मूले को जो है कि वैसे तो डायरेक्टली आप जानते हैं होता क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो v है वो इमेज डिस्टेंस है, वो क्या है? इमेज डिस्टेंस है v। और u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और f क्या है? फोकल लेंथ है। ये सभी के सभी जो डिस्टेंसेस है ये हम मेजर करते हैं पोल से। ठीक है। इस फार्मूला को बताने के बाद हम साइन कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे, और उस साइन कन्वेंशन को देखने के बाद, करने के बाद आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि हम किधर पॉजिटिव लेते हैं, किधर नेगेटिव लेते हैं, कब जो है यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आपको यहाँ पे पता है एफ क्या है? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ है। और ये होता क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। हर डिस्टेंस को हम मेजर कहाँ से करेंगे? पोल से। जैसे आप मैथ में पढ़ते हैं कि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जितनी भी चीज़ों को मेजर करते हैं वो कहाँ से मेजर करते हैं? ओरिजिन से। ऐसे ही यहाँ पे ओरिजिन की तरह से क्या काम करता है? पोल। तो उस पोल से हम चीज़ों को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। फोकल लेंथ है। और आपका u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और v क्या है आपका? इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। सभी के सभी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे कहाँ से? पोल से। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम एक मिरर का यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर। ये आपको पता है कॉनकेव मिरर होता है। और इस कॉनकेव मिरर का
ये आपका होता है प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल होता है। इसका जो फोकस हमने मान लिया कि यहाँ पे है, तो पोल और फोकस के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ सेंटर और फोकस के बीच में भी होता है। अब हमने ये कोई ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट का हमने यहाँ पे नाम ले लिया ए एंड बी। इस ऑब्जेक्ट का जो हाइट है ए एंड बी है, तो अब हम यहाँ पे अगर रूल्स लगाते हैं, फर्स्ट रूल, तो अगर कोई पैरेलल लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास करेंगे। दूसरे, थोड़ा सा हम मिरर को और जो है बड़ा बना रहे हैं ऐसे। दूसरा रूल, इसको हम सेंटर से पास करते हैं। अगर सेंटर से पास करें हम इसको, तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद ये सेम पाथ पे क्या करेगा, रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगा। तो इधर से इंसिडेंट किया ये, तो उधर से फिर से रिफ्लेक्टेड बैक हो गया। रिफ्लेक्टेड बैक होने के बाद दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपके यहाँ पे, ये दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे हैं, यहाँ पे आपका इंटरसेक्ट करी, और जब यहाँ पे इंटरसेक्ट करी तो इसका इमेज भी यहाँ पे बनेगा। अब इमेज यहाँ पे बन गया। केस नंबर 4 में हम लोगों ने देखा था कि जब C और F के बीच में है तो इमेज कहाँ पे बनता है, बियॉन्ड C। तो अब जो है ए वाला पार्ट था ये इन्वर्टेड बना, तो ए से ये डैश हो गया और बी से ये बी डैश हो गया। अब एक चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जितनी हाइट इसकी ए बी की है, अब इसको अलग नाम दे देते हैं, ए बी सी तक है डी, और यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं अगर प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने ई। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ए बी हाइट है वो डी ई के बराबर है, डी ई के बराबर है। दूसरी चीज़ हम एक एजम्पशन यहाँ पे मानेंगे आगे चल के कि ई एंड पी कॉन्साइड कर रहे हैं, ई एंड पी सेम पॉइंट पे हैं, तो जो है कि ए बी इज इक्वल टू ई डी है, और इसको हम डी पी के बराबर भी मान सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे, ये आप यहाँ पे देखें जितना एंगल ये है, क्या उतना ही एंगल ये है कि नहीं? बिल्कुल है। जितना एंगल ये बना रहा है उतना ही एंगल ये बना रहा है, ट्रांसवर्स एंगल है, अपोजिट एंगल कह सकते हैं इसे, अपोजिट एंगल। अब दूसरी चीज़, क्या जितना एंगल ये बना रहा होगा, अगर ये थीटा है तो इसको हम अल्फा मान लेते हैं, तो क्या उतना ही एंगल ये भी है नहीं, अल्फा। अब ये जो है कि दोनों एंगल अलग अलग हैं, लेकिन ये अपोजिट एंगल होने की वजह से ये क्या है, सेम है। अब हम बात करेंगे इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है ए सी बी, और यहाँ से आपका ए डैश सी बी डैश, तो फ्रॉम ट्रायंगल ए सी बी एंड ए डैश सी बी डैश, ए डैश सी एंड बी डैश, इन ट्रायंगल में हम देखेंगे पहले वाले ट्रायंगल में कि ये अगर tan थीटा यहाँ से निकालें, tan थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। सेम यहाँ पे देखा तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा बराबर है, tan थीटा बराबर है। तो इस ट्रायंगल से हम क्या कहेंगे कि ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बी सी इज इक्वल टू, यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बी डैश सी, परपेंडिकुलर कितना है, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई बी डैश सी। अब यहाँ से इस चीज़ को हम यहाँ पे ले आए अगर, तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी, ऊपर जाएगा बी सी अपॉन बी डैश सी। अब बी सी की बात करें अगर, तो आप देखेंगे कि बी और सी ये डिस्टेंस अगर हमें लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं कि पूरे में से और इसको घटा दें। ये डिस्टेंस अगर निकालना है, आप ध्यान से देखेंगे कि बी और सी की डिस्टेंस इक्वल टू सी और पी माइनस बी एंड पी। इसको हम कर सकते हैं कि सी बी इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे एजम्पशंस क्या है कि आपकी ए बी इज इक्वल टू है डी ई, जितनी हाइट है उतनी हाइट ये है, और दूसरा पॉइंट ई एंड पी कॉन्साइड, नहीं दोनों पॉइंट एक जगह कॉन्साइड कर रही है, बहुत कम जो है डिफरेंस होता है, बहुत दूर दूर नहीं है, पास पास है, तो हम दोनों को एक जगह मान सकते हैं। तो अब क्या करेंगे कि जो बी सी है, बी सी को हम लिख सकते हैं बी पी माइनस सी पी माइनस बी पी, तो यहाँ पे होगा सी पी माइनस बी
P और डिवाइडेड बाई B डैश C को हम क्या लिख सकते हैं, B डैश C को हम लिख सकते हैं पूरा इतना माइनस इतना। तो B डैश C को क्या लिखेंगे, B डैश P माइनस C P, ये चीज़ें लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि जो CP है, C और P ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्योंकि ये सेंटर है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। BP ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, U होगा। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, ये U होगा, और ये इमेज है तो यहाँ से इमेज डिस्टेंस होगा और ये V होगा। सभी को हम पोल से मेजर करेंगे और फोकस से ये जो डिस्टेंस होगा ये आपका फोकल लेंथ होगा। तो अब आप देखेंगे कि CP को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि AB डिवाइडेड बाई A डैश B डैश इज इक्वल टू CP, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, और BP ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो माइनस U, A डैश B डैश ये हो गया, और B डैश P पूरा इमेज डिस्टेंस V, उसके बाद माइनस CP, तो CP क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको इक्वेशन नंबर हमने मान लिया 1। अब जब दूसरे वाले ट्रायंगल से बात करेंगे, यहाँ से A डैश C B डैश C तो हो गया, ये तो ठीक है। अब हम बात करेंगे इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल FDE एंड FB डैश A डैश, एंड यहाँ पे लिख लेते हैं, एंड फ्रॉम ट्रायंगल FDE एंड FB डैश A डैश, इस ट्रायंगल में मैं देख रहा हूं कि जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इसमें कितना है, DE, और हमने बताया कि पॉइंट E एंड P एक ही जगह कॉन्साइड कर रहे हैं, तो DE की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, DP, और बेस क्या है, FP इज इक्वल टू यहाँ पे परपेंडिकुलर A डैश B डैश डिवाइडेड बाई बेस कितना है, B डैश F, और हमने बताया कि जो DP है, DE इज इक्वल टू है DP, और DP किसके बराबर है, AB के, तो हम DP की जगह पे क्या लिख सकते हैं, AB, चूंकि यहाँ से हम लिखेंगे, ये लिख रहे हैं कि AB अपॉन FP इज इक्वल टू A डैश B डैश F। अब इसको जब हम यहाँ नीचे ले आएंगे तो फिर से क्या बनेगा, ये AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू, ये चीज़ ऊपर जाएगी तो FB B डैश F, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि FB ये वाला पार्ट हमें लिखना है, FB, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं इतना माइनस ये, इतना लिखने के लिए पूरा माइनस इतना कर सकते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, FB इज इक्वल टू FB ये वाला डिस्टेंस। अब ये वाला डिस्टेंस FB कहाँ से आ गया, ये कुछ कहीं पे छूटा तो नहीं है, AB अपॉन ये अपॉन, अच्छा FP। फिर से एक बार देखते हैं कि इन ट्रायंगल में हमने क्या किया, DP अपॉन FP, ठीक है, और A डैश B अपॉन B डैश F, या यहाँ पे हम लोगों ने कुछ गड़बड़ लिखा है सर, DP अपॉन FP, ठीक है, A डैश B डैश अपॉन B डैश F, ठीक है, ये तो सही है। अब DP को AB कर दिया है, ठीक है, और नीचे FP ये FP है, और A डैश B अपॉन A डैश F, A डैश को यहाँ पे नीचे लाया, और FP ये B नहीं है, ये FP, ठीक है। अब FP जो वैल्यू है, FP क्या ये फोकल लेंथ होगा, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं फोकल लेंथ। अब B डैश F इतने की जो वैल्यू है इसमें से इसको घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि B डैश P माइनस FP, B डैश F को हमने लिखा B डैश P माइनस FP, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी क्या बन जाएगी, F, और B डैश P क्या है पूरा ये डिस्टेंस V, और माइनस FP क्या है, F। अब इसको इक्वेशन नंबर हमने मान लिया 2, ये जो इक्वेशन है 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम कंपेयर करें तो देख रहे हैं जो लेफ्ट पार्ट इसका है वही लेफ्ट पार्ट इसका है, तो अगर लेफ्ट बराबर हैं तो राइट भी बराबर होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या करेंगे कि R माइनस U
डिवाइडेड बाई वी माइनस आर इज इक्वल टू एफ अपॉन वी माइनस एफ, यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम जानते हैं कि जो आर होता है वो फोकल लेंथ के दोगुना होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ के दोगुना होता है। तो आर की जगह पे क्या लिख देंगे 2 टाइम्स एफ माइनस यू और वी माइनस 2f इज इक्वल टू एफ अपॉन वी माइनस एफ। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, या हम कुछ कॉमन लेकर के इनको काट पीटते हैं। तो कॉमन कैसे लेंगे, अगर यहाँ से तुम f कॉमन लो, f अगर कॉमन ले तो यहाँ से तो निकल जाएगा, नहीं तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से ऊपर से f कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2 और यहाँ पे बचा u अपॉन f, ठीक है। यहाँ से हमने f कॉमन लिया तो यहाँ तो है नहीं तो डिवाइड हो जाएगा और -2 ये बच जाएगा इज इक्वल टू एफ अपॉन वी माइनस एफ। इससे तो ये कैंसिल आउट हो गए। अब जो बचा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 माइनस यू अपॉन एफ इंटू वी माइनस एफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू ये एफ से मल्टीप्लाई होंगे एफ वी अपॉन एफ माइनस 2। अब यहाँ पे देखेंगे कि मल्टीप्लाई करना है हमें, बस और कुछ नहीं करना है। वी का मल्टीप्लाई किया तो 2v, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो माइनस यू वी डिवाइडेड बाई एफ। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस 2f, माइनस एन प्लस माइनस हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया और f से मल्टीप्लाई हुआ तो f कट गया, बचा कितना u, f से f कट जाएगा, u बचेगा। अब राइट साइड देखते हैं, f का मल्टीप्लाई किया तो कट जाएगा, बचेगा कितना v, और इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो माइनस का 2f। क्या इस 2f से ये 2f कटेगा, इधर भी माइनस उधर भी माइनस, दोनों बराबर, खल्लास। ये भी हमने क्या किया, इधर ले आया, 2b में से एक भी निकल जाएगा तो कितना बचेगा v, लिखते हैं पूरा 2b माइनस b, और उसके बाद आपका जो बच रहा है u बच रहा है तो यहाँ पे लिख दिया u। ये वाला माइनस वाला टर्म उसको उधर ले जाते हैं तो ये उधर जा करके ये भी अपना पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। 2b में से एक भी गया, एक भी बचा, यहाँ पे एक u बचा, ठीक है, बच गया u v डिवाइडेड बाई f। अब इस u v से इधर डिवाइड करेंगे, जब u v से इधर डिवाइड होगा तो v से v कट जाएगा तो बच क्या जाएगा 1 अपॉन u, 1 अपॉन u बच जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो u से u कट जाएगा तो बच क्या जाएगा v। अब इधर क्या बच गया 1 बाई एफ। तो क्या ये इक्वेशन वही नहीं है, तो इसको मिरर फार्मूला बोलते हैं। उसी तरह से लिखने के लिए 1 बाई v प्लस 1 बाई u इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई एफ, और ये जो होता है आपका मिरर फार्मूला होता है। दिस इज मिरर फार्मूला। अब ये अगर मिरर फार्मूला हो गया तो एक चीज़ और जो है कि या कहीं पे ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूजन करें कि आप ये देख रहे हैं कि सभी की सभी पैरामीटर्स, चाहे आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, चाहे आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, चाहे फोकल लेंथ हो, चाहे इमेज डिस्टेंस है, सबके सब लेफ्ट साइड है। तो आप इस कंफ्यूजन में कभी ना रहें कि इधर की साइडें हैं तो b निगेटिव होगा, r निगेटिव होगा, u निगेटिव होगा, f निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव होगा। तो प्लस माइनस के चक्कर में नहीं रहना, क्योंकि सब एक साइड है। तो चाहे प्लस ले लोगे तब भी अपना सेम आंसर आएगा, सभी को निगेटिव लोगे तो सभी निगेटिव एक साथ है तो माइनस कॉमन लेकर के वो सब पॉजिटिव बना देगा। तो प्लस माइनस के चक्कर में नहीं पड़ना है, बस ये है कि सभी के सभी जो है पैरामीटर्स आपके इधर ही हैं। तो आप कोई भी कन्वेंशन यूज कर लें, या तो प्लस लेकर के कंसीडर करना या सभी माइनस होते हैं, क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन यहाँ पर बताया नहीं है। साइन कन्वेंशन में बताऊंगा अभी इसके बाद, तो जो है कि साइन कन्वेंशन ले सकते हैं। अभी तो केवल हम मैग्नीट्यूड लेकर के काम चलाए हैं और यहाँ पे आपका ये मिरर फार्मूला प्रूफ करें। तो पहले नंबर का जो एनालिटिकल फार्मूला है वो ये हो गया। दूसरा ये एनालिटिकल फार्मूला ये है, आपको रेडीमेड याद रखना है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी अभी हम लोगों ने इसको यूज़ किया। तो दूसरा रेडीमेड जो है फार्मूला यही है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ के 2 टाइम्स होता है, या आप कह सकते हैं कि जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, ठीक है। तीसरा एनालिटिकल फार्मूला जो है हमने, देखो हम लोगों ने यहाँ पे 3 चीज़ें कंसीडर किया था अभी ग्राफिकल मेथड में। एक तो पोजीशन निकाला था, दूसरा उसका नेचर निकाला था, तीसरा उसका साइज निकाला था। तो यहाँ पे भी हम लोग 3 फार्मूले कम से कम पढ़ेंगे। तीसरा फार्मूला जो होता है मैग्नीफिकेशन का होता है, मैग्नीफिकेशन का होता है। अब मैग्नीफिकेशन में होता क्या है कि मैग्नीफिकेशन पहले क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट का जो इमेज है, यानी इमेज का जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितना बड़ा बन रहा है या कितना छोटा बन रहा है, वो होता है मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। HI क्या है, हाइट ऑफ इमेज, इसको हम बोलेंगे हाइट ऑफ इमेज, एंड ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है।
अब हम ये भी जानते हैं कि जो मैग्नीफिकेशन होता है, मैग्नीफिकेशन, वो अगर हम यू एंड वी के टर्म में बात करें तो ये होता है माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू। ये वी क्या है? इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और m क्या होता है? मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नीफिकेशन, आप क्या बताएंगे? मैग्नीफिकेशन की यूनिट क्या होगी? तो आप देख रहे हैं हाइट बाई हाइट कट के क्या आ जाएगी? यूनिटलेस। तो मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट नहीं है, ये एक कांस्टेंट नंबर है। ये बताता है कितना गुना बढ़ा या कितना गुना घटा, कितना टाइम्स बढ़ा या कितना टाइम घटा, इमेज का कंपैरिजन करता है। तो अब देखेंगे कि ये एक नंबर है और ये मैग्नीफिकेशन के अपने पास 3 फार्मूले हो गए। अब ये जब 3 फार्मूले हो गए तो इसके बाद जो है कि हम लोगों ने, ये जो है एनालिटिकल मेथड है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज कर रहे हैं। अब जब फार्मूला यूज कर रहे हैं तो फार्मूला में कैलकुलेशन होता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, और इसीलिए तो उसको हम बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। तो ये कौन सा मेथड है? एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड। इसमें सारी वैल्यूज वगैरह पुट करेंगे हम लोग। अब इसमें हम लोग इसके आगे ये देखेंगे कि इसमें इसका साइन कन्वेंशंस कैसे यूज करेंगे, किस तरह से इसका जो फार्मूले में ये वैल्यूज यूज की जाएंगी उनको पुट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर देखते हैं हम लोग आगे। तो हम लोगों ने बेसिक जो है कि कुछ पार्ट कवर किया। अब देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, इमेज डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ अलग अलग कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होते हैं, और इसको बताने के बाद मैं अभी साइन कन्वेंशन बताऊंगा। तो हम लोगों ने मिरर में जो है कि मिरर फार्मूला को ड्राइव किया था और टाइप्स ऑफ रे डायग्राम बनाया था अलग अलग केसेस के लिए, और दोनों के बारे में हमने बताया है। और अब जो है कि हम लोग देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको आपको करना ये है कि हमेशा लेफ़्ट साइड में रखना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा लेफ़्ट साइड रखना है, चाहे आपका मिरर हो और चाहे लेंस हो। ऐसा नहीं है कि हम राइट साइड में रख नहीं सकते हैं, लेकिन ये है कि लेंस को जो है कि आपको एक तो घुमाना पड़ेगा और दूसरा उधर जो है कि थोड़ा सा ऑड सा लगता है, इसलिए हमेशा आप लेफ़्ट साइड से इमेज को रख के और चीज़ों को करेंगे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा ही जो है, चाहे आपका कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे आपका कॉनकेव हो, निगेटिव होगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है। इमेज डिस्टेंस आपका कॉनकेव में पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में बनता है, पॉजिटिव साइड में बनता है। फोकल लेंथ की अगर बात करें यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में, तो ये इधर होगा इस साइड में, तो फोकल लेंथ ये जो है पॉजिटिव होगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसका जो है राइट साइड में है तो वो पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर इसमें लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव, और फोकल लेंथ भी लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव। हम लोगों ने जो है कि मैग्नीफिकेशन निकाला था, तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है? रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि जो मैग्नीफिकेशन है m इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे m कब पॉजिटिव हो सकता है? या तो दोनों ही पॉजिटिव हों, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या दोनों ही निगेटिव हों तो पॉजिटिव हो सकता है। अब पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि अगर हाइट ऑफ इमेज इरेक्ट बन रहा है तो इरेक्ट बनेगा तो हम पॉजिटिव लेंगे, और ऑब्जेक्ट हमेशा जो है इरेक्ट ही रखते हैं, तो दोनों का रेशियो जो होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो m पॉजिटिव होने का मतलब है इमेज कैसा बनेगा? इरेक्ट बनेगा। अगर m की वैल्यू 1 होनी है तो ये 1 कब आएगी? जितना हाइट हो इमेज का उतना ही हाइट हो ऑब्जेक्ट का, तो वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। वैल्यू 1 आने का मतलब है सेम साइज के आपके इमेज बनेगी, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इसका इमेज बनेगा। दूसरा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए इमेज इरेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ से हम इसको देख के बता सकते हैं कि इमेज सेम साइज का होगा और इरेक्ट होगा। अगर m इज ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब यह है इज ग्रेटर देन 1 का मतलब पॉजिटिव है तो इरेक्ट है, और 1 से ज़्यादा है तो जो इमेज होगा वो मैग्नीफाइड होगा। तो आपका m इज ग्रेटर देन 1 का मतलब पॉजिटिव होने की वजह से इरेक्ट हो गया, और मैग्नीफाइड का मतलब 1 से ज़्यादा है। तो इनका रेशियो देख रहे हैं 1 से ज़्यादा कब आएगा? जब हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा होगा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कम होगा, तो रेशियो जो है इज ग्रेटर देन 1 आएगा, और हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा है तो इसका मतलब इमेज मैग्नीफाइड होगा। दूसरे यहाँ नीचे देंगे कि मैग्नीफिकेशन अगर निगेटिव है तो इसका मतलब दोनों में से एक कोई
निगेटिव होगा। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें हमेशा ऊपर रखते हैं तो ये पॉजिटिव होता है, लेकिन हाइट ऑफ इमेज निगेटिव होगा। अगर हाइट ऑफ इमेज निगेटिव होगा तो इमेज कैसा बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। तो मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव आ रहा है तो इमेज इन्वर्टेड बनेगा। अब m की वैल्यू -1 है। निगेटिव साइन का मतलब ये है कि इमेज इन्वर्टेड है तो निगेटिव और इमेज इरेक्ट है तो पॉजिटिव। तो इसका मतलब निगेटिव का क्या बता रहा है कि इन्वर्टेड इमेज बनेगा। और मैग्निफिकेशन 1 है, रेशियो दोनों का 1 आ रहा है तो इसका मतलब सेम साइज होगा, इन्वर्टेड होगा, सेम साइज होगा। अब मैग्निफिकेशन निगेटिव में इज ग्रेटर देन, मतलब जो है मैग्निफिकेशन -1 से अगर कम है तो आपका ये है कि -2 होगा, -3 होगा या -1 है तो निगेटिव केवल ये बता रहा है कि इमेज कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। और माइनस का मतलब ये है कि उसकी केवल जो है कि इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, उससे केवल मतलब है। अब 1 जो मैग्नीट्यूड है 1 से जब ज़्यादा होगा तो इमेज कैसा बनेगा? मैग्नीफाइड बनेगा। दूसरा, ये कैसे हम लोगों ने पॉजिटिव निगेटिव लिया है इस चीज़ को हम लोग साइन कन्वेंशन से देखेंगे। तो आपको साइन कन्वेंशन जो है कि बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा बहुत दिक्कत नहीं है। साइन कन्वेंशन करने के लिए हम लोग बस जो है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको यूज करेंगे। आपको पता होगा कि इधर जो है एक्स एक्सिस होता है तो इधर की साइड जितने भी चीज़ें होती हैं हम कैसा लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अब इधर जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इधर जो है वैल्यू नेगेटिव होता है और ये ओरिजिन है। ओरिजिन से ऊपर की साइड में हम चीज़ों को पॉजिटिव लेते हैं, ओरिजिन से नीचे की चीज़ों को हम नेगेटिव लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि ओरिजिन से जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो भी पॉइंट्स या जो भी डिस्टेंस मेजर की जाती हैं, चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, उसको हम मेजर करते हैं ओरिजिन से। अब आपको करना क्या है, बस इतना ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में राइट साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, अप साइड में आपके पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। अब आपको करना क्या है, इस ओ को हटा देना है और इसी पॉइंट पे आपको या तो मिरर रखना है तो मिरर रख दीजिए, लेंस रखना हो तो लेंस रख दीजिए। जैसे हमने अभी यहाँ पे एक आपका मिरर रख दे रहा है। मिरर जो है जिसका पोल है वो ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे हम पोल मान लेंगे। अब इसका जो फोकस होगा वो आपका इधर होगा, इसका रेडियस ऑफ जो कर्वेचर होगा वो भी आपका इधर होगा। तो ये जो वैल्यू है किस साइड मेजर कर रहे हैं? आर इधर है, फोकल लेंथ एफ वो भी लेफ्ट साइड में है। सभी चीज़ें लेफ्ट साइड में आ रही हैं, इसका मतलब सब के सब क्या होंगे? निगेटिव होंगे। फोकल लेंथ भी निगेटिव, फोकल लेंथ निगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरह से ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। अब अगर इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, तो वो भी इधर ही बनेगा और उसका भी जो है कि निगेटिव साइन लेंगे। इसमें कुछ भी जो है पीछे नहीं है। अभी एक केस है इसमें, जो छठा केस है उसमें इमेज जो है आपका वर्चुअल बनता है तो वो उधर जाता है। तो जैसे इस पोल से इधर आ गया तो हम क्या ले लेंगे? पॉजिटिव ले लेंगे। अब देखिए ये जो इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसका कुछ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है हॉरिजॉन्टल से ऊपर की साइड है तो इसको भी हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। अगर इमेज इसमें मान लो आपका यहाँ पे बन रहा है, इमेज जो है आपका यहाँ पे बन रहा है तो ये चीज़ें कैसा लेंगे? क्योंकि ये नीचे है तो नीचे है तो इसकी जो साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे हम? निगेटिव। यहाँ इमेज का जो इमेज डिस्टेंस है भी उसको हम कैसा लेंगे? निगेटिव। तो साइन कन्वेंशन में कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे मिरर है तो मिरर बना दीजिए, लेंस है तो लेंस बना दीजिए। अब यहीं पे अगर हम कॉन्वेक्स मिरर रखते तो कॉन्वेक्स मिरर में आपको पता है कि पोल वहीं पे लाएंगे जहाँ पे ओरिजिन था और आपका जो है कि इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर हो जाएगा, आपका फोकस इधर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर ही रहेगा और इमेज जो है आपका अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इधर ही बनेगा। कॉन्वेक्स में हमेशा जो है आपका इमेज वर्चुअल ही बनता है और हमेशा छोटा ही बनता है। तो ये तो आपके साइन कन्वेंशन हो गया, इसमें कोई डाउट्स नहीं होनी चाहिए। आपको बस क्या करना है कि जितनी भी निगेटिव एक्स डायरेक्शन में उधर अगर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो निगेटिव लेना है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंसेस आ रही हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो खैर आएगा नहीं, इमेज ही आ सकती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर आ सकते हैं, फोकल लेंथ भी आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मिरर। अब अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस में है तो हाइट अगर वाई एक्सिस में आ रही है तो वो जो है कि आपका पॉजिटिव हो जाएगा, हाइट नीचे जा रही है तो वो निगेटिव हो जाएगा। साइन कन्वेंशन बस इतना ही याद रखना, ये इसी से सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी। अब बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने रिफ्लेक्शन को पूरा कवर किया, अब देखेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो जैसे हमने बताया था कि जो रिफ्लेक्शन है वो बाउंसिंग बैक फिनोमिना है, बाउंसिंग बैक फिनोमिना है, लेकिन यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन है ये बेंडिंग फिनोमिना है। जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उस लाइट का बेंडिंग हो जाता है, या तो नॉर्मल के साइड होता है बेंड या नॉर्मल से दूर होता है। अब देखना कि ये हमेशा तभी पॉसिबल है जब दो पेयर ऑफ मीडियम हों, दो पेयर ऑफ मीडियम में ही रिफ्रैक्शन होता है। सेम मीडियम में आपका रिफ्रैक्शन
नहीं होगा। अब देखेंगे कि रिफ्रैक्शन इट इज़ द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाएगा तभी जो है रिफ्रैक्शन होगा। अब लाइट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल इन रेयरर मीडियम, अगर डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है तो लाइट नॉर्मल से अवे हो जाएगी। एंड टूवर्ड्स इन डेंसर मीडियम, अगर रेयर से डेंसर में जा रही है तो जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो ये आपके रिफ्रैक्शन के स्टेटमेंट हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जब कोई लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो ये आपको पता है इंसिडेंट रे है, ये आपका रेयर मीडियम, ये आपका डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे रेयर मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होगा, डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे ये μ1 है और ये μ2 है। तो यहाँ पे μ1 लेस देन है μ2, क्योंकि डेंसर और रेयर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही डिसाइड करता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है अपने मतलब जो है कि पेयर ऑफ मीडियम में, तो उसका मतलब ये है कि वो डेंसर मीडियम है। अब यहाँ पे रेयर मीडियम का मतलब एयर हो सकता है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस डेंसर मीडियम में मान लो वाटर है तो वाटर से कम होगा, तो इसलिए यहाँ पे μ1 लेस देन μ2। तो अब क्या बताया गया कि अगर रेयर से डेंसर में जा रहा है तो नॉर्मल के साइड ये बेंड हो जाएगा। तो वैसे तो ये सीधे चली जाती लाइट, लेकिन ये डेंसर है तो डेंसर की वजह से ये नॉर्मल की साइड बेंड हो गई। दूसरा, डेंसर से अगर रेयर में जा रही है लाइट तो नॉर्मल से अवे हो जाएगी। यहाँ पे डेंसर मीडियम ये आपका डेंसर है और इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इज ग्रेटर देन μ2 है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो डेंसर से जब रेयर में जा रहा है, रेयर में, तो लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन ये नॉर्मल से अवे हो जा रहा है। अब ये जो रिफ्रैक्शन है आपको समझ में आया कि बेंडिंग फिनोमिना है। डेंसर से अगर रेयर में जा रहा है तो नॉर्मल से अवे हो जाएगा, और रेयर से अगर डेंसर में आ रहा है तो नॉर्मल के साइड बेंड हो जाएगा। अब ये जो बेंडिंग फिनोमिना है ये दो लॉ पे डिपेंड है, दो लॉ पे ये काम करती है। सबसे जो फर्स्ट लॉ है ये वही वाला है जो रिफ्लेक्शन में भी पढ़े थे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये आपका नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये दो इंटरफेस है, ये दोनों मीडियम को ज्वाइन करने वाला ये इंटरफेस है। वहीं उसी इंटरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है, उस इंटरफेस पे ही रिफ्रैक्शन होता है। तो ये तीनों ही इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये सब जो है एक ही प्लेन में होंगे। दूसरा लॉ ये कहता है कि रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज टू बी ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। अगर एक पेयर ऑफ मीडियम के मतलब जो है हमेशा रिफ्रैक्शन के लिए दो मीडियम चाहिए, उन दो मीडियम में जो रेशियो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन आई के साथ और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन के साथ, वो कांस्टेंट होता है हमेशा उन दो मीडियम्स के लिए। तो द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। अब आप जो है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये नॉर्मल है और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। ये जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस पे ही रिफ्रैक्शन की फिनोमिना होती है। बेंडिंग यहीं से स्टार्ट हो जाएगा तुरंत। तो इंसिडेंट रे जब आया और मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, देखने से ये पता चल रहा है ये नॉर्मल के साइड बेंड हो रहा है। तो इसका मतलब ये मीडियम 2 डेंसर होगा, यानी यहाँ पे केस क्या होगा, ये μ1 लेस देन μ2। अब यहाँ पे जब ये आपका दूसरा लॉ लगाते हैं तो इस इंटरफेस पे जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये लॉ लगता है दूसरा, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। यहाँ साइन आई बाई साइन आर का रेशियो जब निकालेंगे तो μ2 अपॉन μ1 हो जाएगा, और ये आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो इसको हम μ2 μ1 भी लिख सकते हैं, इसको आपका μ2 1 भी लिख सकते हैं। इस तरह से नए नए फैशंस हैं लिखने के लिए। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये जो साइन आई बाई साइन आर का जो रेशियो है इस गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं होना है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी। इस पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम के लिए वैल्यू क्या होंगे, कांस्टेंट होगी, और उस कांस्टेंट को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो जैसे एयर की बात करें तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कैसा लेते हैं, 1। वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये होता है 4/3, याद रखना है। ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता है 3/2। तो ये कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, इनको हमें याद रखना है। अब आप देखेंगे कि रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, क्या कारण है कि रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो आपको पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिसाइड करता है कि मीडियम आपका रेयर है या डेंसर है। तो जब मीडियम डेंसर होता है तो उसमें लाइट की स्पीड कम हो जाती है,
तो जैसे जैसे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिपेंड करती है मीडियम पे। अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो है चेंज होती रहती है। डेंसर मीडियम है तो स्पीड कम हो जाएगी, रेयर मीडियम है तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए इसका जो कॉज है वो डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। कॉज क्या है? डिफरेंट स्पीड्स ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। जो इसके बाद हम ये देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? ये डिसाइड करता है कि मीडियम आपका डेंसर है या रेयर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर लाइट वैक्यूम से आ रही है तो उसमें उसकी स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब वही लाइट किसी मीडियम में जा रही है, वाटर में जा रही है, ग्लास में जा रही है, किसी ऑयल में जा रही है, तो वहाँ पे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, क्योंकि एयर से तो डेंसर ही होगा, एयर से डेंसर होगा। तो उसमें स्पीड जो है उस लाइट की कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो इन दोनों का जो रेशियो है वो कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट c अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये जो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये कौन सा है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दो तरह के यहाँ पे देखेंगे, एक होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा होगा आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बात की जाए तो वो होता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक पर्टिकुलर एक ही चीज़ के बारे में बात की जा रही है। जब भी दो चीज़ों के बारे में बात की जाती हैं तो रिलेटिवली कंपेयर किया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के रिस्पेक्ट में 4/3 है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में है? एयर के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका क्या हो गया? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जैसे मान लो ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, इसको लिखते कैसे हैं? अगर ये ऐसा लिखा है तो μw ऊपर आ जाता है, μg नीचे आ जाता है। जिसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे वो चीज़ें यहाँ पे नीचे आ गई। अब इसमें स्पीड का भी रिलेशन है। जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वहाँ पे स्पीड कम, और जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वहाँ पे स्पीड ज़्यादा लाइट की। तो अगर वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो वाटर में स्पीड कम हो जाएगी और ग्लास में स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो Vg/Vw। ऐसे ये भी एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसको भी हम लिख सकते हैं μw/μa। और ये है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो जो है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड चीज़ें हो गई, और आपके जो है कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी हो गया, और रिफ्रैक्शन क्या होता है ये भी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद जो है कि हम लोग देखेंगे कि रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ होता क्या है? आपको पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो किसी डेप्थ में, किसी लिक्विड में रखा हुआ है, तो जो एक्चुअल डेप्थ है उससे वो ऑब्जेक्ट कुछ ऊपर आकर के दिखता है। हमें ऐसा लगता है कि अगर ये मान लो 1 मीटर नीचे कोई कॉइन रखी है वाटर में, तो जब देखेंगे हम तो हमको ये लगेगा कि वो 1 मीटर में नहीं, वो हो सकता है 70 सेंटीमीटर पे ही रखी हो सकता है 50 सेंटीमीटर पे ही रखा हो। ये डिपेंड करता है कि उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या। तो जो एक्चुअल हाइट है उसको तो हम बोलते हैं आपका रियल डेप्थ, और जो ऊपर दिखता है यानी जो हमें ये दिखता है कि ऊपर आ गया, तो वो जो है सरफेस से जो हाइट होती है वो अपरेंट डेप्थ होती है। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, यानी जो कॉइन का ओरिजिनल पोजीशन है और कितना ऊपर हमें आके दिख रहा है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं शिफ्ट। तो अब हम देखेंगे कि आपका ये कैसे होता है। तो अब हम लोग जो है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है? वैसे जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जब जाती है, तो जब वो लाइट रे एक क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा अगर एंगल पे इंसिडेंट रे जाती है, तो वो जो है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम मीडियम में वापस बैक आ जाती है। तो सेम मीडियम में अगर वापस बैक आ रही है तो इसका मतलब ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होने चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। तो फिर क्रिटिकल एंगल क्या है? क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिस पे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जैसा कि आप देखेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, कंडीशन ये है कि डेंसर से रेयर होनी चाहिए मीडियम एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, then the light reflected back in the same medium. This phenomena is called total internal reflection, TIR. अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे मान लो हमने एक यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, इस पॉइंट से, और ये नॉर्मल है यहाँ पे, इस पॉइंट से एक इंसिडेंट रे निकल रहा है। यहाँ पे देखेंगे नीचे वाला जो मीडियम है μ1 है, ऊपर वाला मीडियम है μ2 है। μ1 की वैल्यू ग्रेटर देन है μ2 से, यानी ये जो पॉइंट है ये आपका डेंसर मीडियम है। तो यहाँ से जो इंसिडेंट रे गया तो ये एंगल θ1 बना रहा है।
अब यहाँ पे एक नॉर्मल जब हमने ड्रॉ किया, यहाँ पे नॉर्मल, तो जब डेंसर से रेयर जाता है तो लाइट जो है कि आपका नॉर्मल से अवे हो जाता है, अगर वो वैसे जाता तो सीधे ऐसे जाता। हमने इस एंगल को थोड़ा सा बढ़ाया तो इसी पॉइंट को और यहाँ पे लिया, तो θ2 की वैल्यू θ1 से ज़्यादा है तो इसकी बेंडिंग और ज़्यादा आ जाएगी, दूसरे मीडियम में, रेयर मीडियम में बेंडिंग और ज़्यादा होगी। तो हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है ये ज़्यादा बेंड होते जा रहा है। एक पॉइंट और लिया जिसमें θc, यानी ये जो है θc क्रिटिकल एंगल है, उस क्रिटिकल एंगल पे जो रिफ्रैक्टेड रे है वो 90 डिग्री हो जा रहा है नॉर्मल से कितना डिग्री, 90 डिग्री हो रहा है। तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जहाँ पे रिफ्रैक्टेड एंगल जो है 90 डिग्री हो जाए। अब इससे अगर थोड़ा सा भी एंगल हमने बढ़ा दिया इंसिडेंट रे का तो वो क्या करेगा, ये और बेंड होगा, और जब बेंड होगा तो उसी मीडियम में ये वापस आ जाएगा। तो अब हम इसको देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एंगल है ये θc से ज़्यादा है, तो ये जो इंसिडेंट रे है ये θc से ज़्यादा है, तो अभी θc होता तो 90 डिग्री पे होता, अब ये θc से ज़्यादा एंगल है, ग्रेटर देन है, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो सेम मीडियम में वापस आ गया। इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि कोई भी लाइट रे यहाँ से जो है कि दूसरे मीडियम में पहुँच ही नहीं रही है, सभी की सभी लाइटें आपके सेम मीडियम में वापस आ जा रही है, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आप देखेंगे एक ऑप्टिकल फाइबर होता है, ऑप्टिकल फाइबर को हम जो है ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। ट्रांसड्यूसर होता क्या है, ट्रांसड्यूसर एक ऐसी डिवाइस है कि किसी भी सिग्नल को जो उसमें इंफॉर्मेशन है, जो कंटेंट है, उसका जो है कि सिग्नल का जो कंटेंट है विदाउट चेंजिंग एनी इंफॉर्मेशन वो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म के सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ऐसे मतलब जो है कि डिवाइस को हम ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है कि वन फॉर्म ऑफ सिग्नल चेंज इनटू अनदर फॉर्म ऑफ सिग्नल विदाउट चेंजिंग एनी इन्फॉर्मेशन इनसाइड द सिग्नल। उस सिग्नल में जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी कंटेंट है, उनको चेंज नहीं करता, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करता है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ये क्या करता है, जो लाइट एनर्जी है उसको जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देता है। तो यहाँ पे जो कंटेंट, जो इन्फॉर्मेशन उस सिग्नल में है वो सेम रहेगी, लेकिन जो एनर्जी का जो सिग्नल है वो इलेक्ट्रो एनर्जी के सिग्नल में चेंज करेगा। अब ये करता क्या है, इट ट्रांसमिट सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ से जैसे ये इंसिडेंट रे जा रहा है, रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से सेम मीडियम में आ रहा है, सेम ऑप्टिकल फाइबर में, फिर से यहाँ से TIR, फिर से यहाँ से TIR, ऐसे मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका हर पॉइंट पे होता है। और ये करता क्या है कि वन फॉर्म ऑफ सिग्नल को अनदर फॉर्म ऑफ सिग्नल में ट्रांसमिट करने का काम करता है। दूसरी चीज़ है, अब जो रिफ्रैक्शन जो फिनोमिना हम लोगों ने देखा कि रिफ्रैक्शन होने के लिए एक पेयर ऑफ मीडियम की जरूरत पड़ती है, रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर। अब यहाँ पे जो लेंस की बात करें, लेंस क्या है, ये ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं। ऑप्टिकल डिवाइसेस में हम लोगों ने मिरर देखा था, मिरर भी उनके टाइप्स देखे थे, ऐसे ही लेंस भी आपके ऑप्टिकल डिवाइस है। और ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कॉन्केव लेंस। हम लोगों ने जब मिरर देखा था तो मिरर में जो कॉन्केव मिरर था वो कैसा था, कन्वर्जिंग मिरर था। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस जो है आपका कन्वर्जिंग लेंस है। यहाँ पे जो भी इनफाइनाइट से लाइट्स आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो फोकस पे मीट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे इसमें 2 सरफेस है, एक सरफेस इधर है और एक सरफेस इधर है। इस सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस सब इधर होंगे, इस सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस इधर होंगे। तो इसके बाद दूसरा है कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस इस तरह का होता है और इसमें ये डाइवर्जिंग लेंस है। इसमें जो भी पैरेलल लाइंस आएंगी वो डाइवर्ज हो जाएंगे। जब उसको पीछे से मतलब जो है कि इनको मिलाएंगे तो ऐसा लगता है कि ये जो लाइटें आ रही हैं वो इसके फोकस से आ रही हैं। तो जो इसका इमेज बनेगा फोकस पे बनेगा, इसका भी इमेज बनेगा फोकस पे बनेगा। लेंस वो जो होता है ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ग्लास का होता है और ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अगर हम इधर से देख रहे हैं तो लेंस से हमें आर पार चीज़ें दिखाई देती हैं, उस साइड की चीज़ें दिखाई देती हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इसका अगर इधर बन रहा है तो हम उसको देख सकते हैं। अगर देख सकते हैं तो जो है उधर का जो इमेज होगा वो रियल होगा। लेकिन अगर ये इधर बनता है, लेंस के इसी साइड सेम साइड बनता है तो वो वर्चुअल होता है। अगर रियल बन रहा है तो इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल बन रहा है तो इरेक्ट होता है। अब इसमें आप देखेंगे कि जो रे डायग्राम है लेंस के केस में और कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है। तो अब जैसे फर्स्ट केस है कि ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है तो पैरेलल लाइन आएंगी और वो फोकस से पास करेंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। इनका रिफ्रैक्शन हुआ और नॉर्मल के साइड ये क्या करती हैं, एंड हो जाती हैं और फोकस से ये पास करती हैं, फोकस से पास करती हैं। अब ये फोकस पे सभी लाइनें पास कर रही हैं तो इसका मतलब सभी लाइटें कन्वर्ज हो रही हैं। तो जो इसका इमेज बनेगा वो यही फोकस पे बनेगा। तो जो इसका इमेज है उसका पोजीशंस कहाँ पे होगा, एट
F1। अगर इसकी साइज की बात करेंगे तो साइज जो है हाईली डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड। और अगर इसके नेचर की बात करते हैं तो नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, इसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। केस नंबर 2 की देखते हैं। अगर जो है कि ऑब्जेक्ट इस 2F के पास है तो यहाँ से फर्स्ट रूल लगाएंगे, पैरेलल लाइन पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे ये पैरेलल लाइन पास कर गई फोकस से। अब दूसरी जो है कि यहाँ से रूल लगाएंगे, जब कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है तो वो जो है कि विदाउट एनी डेविएशन सीधे निकल जाता है। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इमेज बन रहा है वो रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। यानी अगर इसके पोजीशन की बात करें तो पोजीशन होगा बिटवीन F1 एंड F2। अगर नेचर के साइज की बात करें तो साइज जो है इसमें छोटा बनेगा, यानी स्मॉल बनेगा। और अगर नेचर की बात करें तो नेचर में रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। केस नंबर 3 की बात करते हैं। तो केस नंबर 3 में जब ऑब्जेक्ट आपका 2F पे ही होगा, ये 2F हम इसलिए इधर लिख रहे हैं क्योंकि ये सरफेस 2 का ये पैरामीटर्स हैं, F2 फोकस और 2F2 सेंटर ऑफ कर्वेचर। और F1 हम उस साइड लिख ले रहे हैं क्योंकि F1 पहले वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस उधर है। तो यहाँ पे हमने 2 रूल लगाया, पैरेलल लाइन पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, और दूसरी जो है कि यहाँ से हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दिए। तो जितना हाइट इस ऑब्जेक्ट का है उतना ही हाइट इन्वर्टेड इमेज बनेगी और उसी लोकेशन पे बनेगी 2F1 पे। दूसरा कि इसका जो साइज होगा वही सेम साइज होगा। तो अगर हम बात करें तो इसका पोजीशन जो होगा ये एट 2F1, और इसकी साइज की बात करें तो सेम साइज होगा, और इसके नेचर की बात करें तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं केस नंबर 4। जब कोई ऑब्जेक्ट F2 और 2F2 के बीच में रखा हो तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट रूल हमने लगाया, पैरेलल लाइन वो पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। उसके बाद इसको ऑप्टिकल सेंटर से हमने पास करा दिया। तो ये जो है कि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जो आ रहा है बियॉन्ड 2F1 आ रहा है। तो इसका अगर पोजीशन की बात करें तो पोजीशन इसका होगा बियॉन्ड 2F1। और अगर इसके साइज की बात करें तो साइज यहाँ इससे जो है ज़्यादा बड़ा है ये, तो ये लार्जर बनेगा ऑब्जेक्ट से। और इसके नेचर की बात करें तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। 5वें केस में बात करेंगे जब ऑब्जेक्ट F2 पे आ जाए। हमने यहाँ देखा था जब इनफाइनाइट से चीज़ें आती हैं तो फोकस पे बनता है, और जब कोई फोकस पे ही ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। तो आप देखेंगे पैरेलल लाइन फोकस से पास करा दिया और दूसरी लाइन इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दिया। तो ये दोनों कहीं पे मिलेंगे नहीं, दोनों पैरेलल होते हैं, इसलिए इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे। तो अगर इसके जो है कि पोजीशन की बात करें इमेज कहाँ बनेगा तो एट इन्फिनिटी। अगर इसके साइज की बात करें तो हाईली एनलार्ज्ड बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, हाईली एनलार्ज्ड। और इसके नेचर की बात करें तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। लास्ट केस की बात करते हैं, केस नंबर 6। तो यहाँ पे केस नंबर 6 की बात करते हैं जब ऑब्जेक्ट F2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा होगा। तो यहाँ पे जब हम जो है इसका रूल्स लगाते हैं, पैरेलल लाइन पासिंग थ्रू फोकस F1 आफ्टर रिफ्लेक्शन, और इसके ऑप्टिकल सेंटर से जो पास कराते हैं तो ये जो है कि विदाउट एनी डेविएशन वो सीधी निकल जाती है। अब देखना यहाँ पे दोनों लाइनें ये जो है डाइवर्ज हो रही हैं, इसलिए इधर तो मिलेंगे नहीं। इनको हम बैक करते हैं पीछे, तो ये दोनों लाइनें यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए इसका इमेज यहीं पे बन जाता है। तो ये इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा है। अगर इसमें हम बात करें कि इनकी पोजीशन क्या होगी, तो पोजीशन जो होगी बियॉन्ड 2F2 बनेगा, बियॉन्ड 2F2। और इसके साइज की बात करें तो लार्जर बनेगा। और इसके नेचर की बात करें तो यहाँ पे देखें नेचर जो है कैसा बन रहा है, इसी साइड बन रहा है, और ये इरेक्ट भी बन रहा है, जैसा हाइट इसका है लार्जर साइज इसी डायरेक्शन में है। तो नेचर इसका होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। अब ये जो है कि जैसे कॉन्केव में 6 केसेस थे, वैसे आपके कॉन्वेक्स लेंस में भी 6 केसेस हैं। अब कॉन्केव लेंस जो होता है, कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है, और इसमें 2 केसेस होते हैं। एक जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो हम देख रहे हैं पैरेलल लाइन जो जाएंगी वो क्या करेंगे, ये डाइवर्ज हो जाएंगे, ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगे। लेकिन हमें ऐसा जब पीछे से इसको एक्सटेंड करेंगे लाइनों को तो ये F1 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका जो इमेज बनेगा यहीं पे बनेगा, इसका इमेज बनेगा यहीं पे बनेगा। अब यहाँ पे अगर लिखते हैं इसका पोजीशन की, तो पोजीशन होगा एट F1, इमेज का जो पोजीशन है F1 पे होगा। साइज की बात करेंगे तो पॉइंट साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज
और इसके नेचर की बात करें तो नेचर आपका कैसा बनेगा इसका, क्योंकि इसी साइड बन रहा है, और जब इस साइड बनेगा तो वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। दूसरे केस में हम देख रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट नियरर टू 2f1 है, यानी नियरर टू 2f1, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक पैरेलल जो है कि लाइन पास कराया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो है डाइवर्ज हो रहा है, और इसको जब पीछे हम एक्सटेंड करेंगे तो ये आपका f1 पे आएगा। एक जो है कि ऑप्टिकल सेंटर से लाइन को पास करा देंगे तो ये दोनों एक जगह इंटरसेक्ट हो रहे हैं और यहाँ पे इमेज बन रहा है। तो यहाँ पे इमेज देख रहे हैं कि इरेक्ट बन रहा है और वर्चुअल बन रहा है। तो यहाँ पे जो पोजीशन होगा ये होगा बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, और इसके साइज की अगर बात करें तो स्मॉलर बनेगा। इसमें हमेशा इमेज जो है स्मॉलर ही बनेगा, और नेचर की बात करें तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने ये देखा। अब जो है कि इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि लेंस फार्मूला की। लेंस फार्मूला जो है किस तरह से